सभी को शुभकामनाएं। जो बताया जा रहा है उसको एक बार कर लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सभी को धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के लिए गुरुमंत्र सीरीज पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 दे चुके हैं, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपका, अभी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था इसलिए ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपका जो गुरुमंत्र वाला हमने वो दिया था ना बुकलेट, उस बुकलेट में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें पहला ही प्रश्न है सर्टोली कोशिकाओं के कार्य लिखिए। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाओं के कार्य लिखिए। इसमें हम क्या रखेंगे, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ये भी लिख देंगे। दूसरा कार्य का लिखना है तो हम लिख देंगे कि ये शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करती है। और अगर लिखना है तो हम लिख देंगे कि ये सर्टोली कोशिका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी निर्माण करती है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी क्या करेगा, ये एंड्रोजन हार्मोन्स को बाइंड करता है और शुक्र जननलिका के अंदर यहाँ लाके छोड़ देता है, जिससे ये क्या करेगा, फिर जो नर जर्म सेल है ना, नर जर्म कोशिकाओं को एक्टिव करेगा स्पर्म बनाने के लिए। यानी शुक्राणु जन्म की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो स्टार्ट कौन करा रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन को अंदर ला करके। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या है, ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं। ये कौन सी वाली कोशिकाएं थी, ये इन्हीं को हमने क्या कहा, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल्स भी कहते हैं। इन्हीं को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं और इन्हीं को हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। नर में पुरुषत्व बनाए रखती हैं, क्या करेंगी, नर में पुरुषत्व बनाए रखेंगी। और दूसरा हमारा क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स का भी उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन कर रही है, दूसरा ये तीन है। ठीक है, इनको ही आप नोट कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो भाई अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होगा, अंडोत्सर्जन के लिए ना, क्वेश्चन थर्ड है आपका अंडोत्सर्जन। तो अंडोत्सर्जन के लिए हार्मोन्स कौन सा भाई जिम्मेदार होगा, के लिए हार्मोन तो कौन सा होगा, एक आपका LH और एक दूसरा आपका FSH। तो LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कुटिका प्रेरक हार्मोन। क्या है, कुटिका प्रेरक हार्मोन। क्लियर, कुटिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, स्त्री में निषेचन कहाँ होता है, इसको बता कर, स्त्री में निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो स्त्री में निषेचन कहाँ होता है, अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो ये निश्चित उत्तरी में रहते हैं ना, आपके क्या है निश्चित उत्तरी, यानी जो भी है आंसर इनका बड़ा छोटा रहेगा। तो निषेचन कहाँ होगा, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब कहाँ होगा, निषेचन कहाँ होगा आपका मादा जनन तंत्र के फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ होगी, निषेचन
फैलोपियन ट्यूब में होगा। लिखना पड़ेगा। क्या था, स्त्री में निषेचन कहाँ होता है, लिखवाओगे तो स्त्री में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, तो स्त्री में निषेचन, स्त्री में निषेचन मादा जनन तंत्र के, मादा जनन तंत्र के फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। ये लिखना आपको। अगला देखो क्या है क्वेश्चन, अपुरा के कार्य लिखिए। क्या है, अपुरा के कार्य लिखिए। तो देखो अपुरा के कार्य में आप क्या लिख सकते हैं बताओ, अपुरा के कार्य लिखिए, अपुरा के कार्य लिखिए, ठीक है। तो अपुरा के कार्य में आप क्या क्या लिखेंगे बोलो। एक तो माता के खून से पोषक तत्वों को भ्रूण में पहुंचाना, माता के रक्त से, माता के रक्त से पोषण को, पोषण को भ्रूण तक पहुंचाना, भ्रूण तक पहुंचाना, ठीक है। एक कार्य हो गया, ठीक। और दूसरे कार्य की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, भ्रूण जो है वो श्वसन भी तो करेगा, तो कार्बन डाइ भ्रूण से कार्बन डाइ, मतलब ऐसे कहेंगे भ्रूण को ऑक्सीजन देना तथा भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में छोड़ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भ्रूण और मां के बीच, भ्रूण और मां के बीच, भ्रूण और मां के बीच ऑक्सीजन, O2 लिख दे रहा हूं, O2 एंड CO2 का आदान प्रदान, आदान प्रदान, उसको देखते हुए लिखना, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। रेड कलर का वो लिखा है। अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, शुक्र जनन और अंड जनन का एक अंतर, बहुत इजी सा है। शुक्र जनन और अंड जनन का एक अंतर देखो, शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन में नर युग्मकोद्भिद यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन में नर युग्मकोद्भिद यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में मादा युग्मकोद्भिद यानी अंडाणु का निर्माण, द्वितीयक अंडक कहिए उसको, द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, ठीक है। अगला देखो लघुत्तर में, स्टेम कोशिकाएं किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आया है, पिछले साल 2024 में अगर आपके पास पेपर है तो 2024 वाला पेपर देख लीजिए, उसमें भी आया था कि स्टेम सेल्स क्या है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स का सिंपल से अगर हम बात करें तो हम क्या लिख देंगे भाई, ऐसी कोशिकाएं जिनसे दूसरे तरीके की कोशिकाएं बनाई जा सकती है, मतलब बनती है, इस प्रकार की कोशिकाएं जिनसे दूसरे प्रकार की कोशिकाएं बनती है, या मैं सिंपल से ये कहूं कि वे कोशिकाएं जिनमें
दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। वे कोशिकाएं जिनमें दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है उनको क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक, अब स्टेम सेल्स के लिए अगर हम और फैक्ट की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो देखो क्या है, स्टेम सेल्स का एक मैं बता दूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो जायगोट को ले लीजिए, यूगमनस। यूगमनस एक ऐसा स्टेम सेल्स है, यूगमनस एक ऐसा स्टेम सेल्स है जिससे पूरा शरीर बन सकता है। ठीक है, पूरा शरीर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? स्टेम सेल से बन रहा है। हमने अभी डेफिनेशन में क्या बताई थी कि ऐसी कोशिकाएं जो दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या रहता है आपका, लैक्टेशन किसे कहते हैं और कोलेस्ट्रम क्या होता है? लैक्टेशन क्या है? स्तनपान। लैक्टेशन क्या है आपका? स्तनपान, यानी माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वो क्या है? स्तनपान है। अब स्तनपान जो हुआ वो प्रारंभ कैसे हुआ? तो वो प्रारंभ कैसे हुआ? दुग्ध स्राव से। पीआरएल हार्मोन्स है, पीआरएच हार्मोन्स है। ठीक है, ये उसके लिए क्या रहते हैं? रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। चलिए, तो पीआरएल और पीआरएच हार्मोन्स क्या है? इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिससे दूध का निर्माण होकर के, और जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? दुग्ध स्राव करता है, और जो दुग्ध स्राव होगा तभी तो बेबी स्तनपान कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें एक और ये कह दिया था कि कोलेस्ट्रम क्या है? भाई कोलेस्ट्रम क्या है कि प्रसव के बाद, प्रसव के बाद जब कोई भी माँ, प्रसव के बाद जब कोई भी माँ अपने शिशु को, नवजात शिशु को पहली बार स्तनपान कराती है, प्रसव के बाद जब कोई भी माँ उस शिशु को पहली बार जो स्तनपान कराती है, तो वो स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बड़ा आसान है परखनली शिशु। देखो एक तो ये समझ लो बेटा कि परखनली शिशु से तात्पर्य ये नहीं होता कि परखनली में शिशु बनेगा, नहीं। परखनली शिशु से तात्पर्य ये है कि हमने या तो जायगोट का निर्माण किया है परखनली में, या हमने कोई द्वितीयक अंडक परखनली में संरक्षित किया था, या हमने केवल निषेचन किया था, जायगोट बना लिया परखनली में, या फिर हमने जो गैमीट होता है युग्मक, युग्मक बनाया। तो ये सब परखनली शिशु ही कहलाते हैं। देखो उसमें कंडीशन रहती है, मैं आपको बता देता हूँ। परखनली शिशु से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं ना, तो इसको देखो हम क्या करें, कैसे लिखेंगे, इसकी विधि भी रहती है। ये हम पिछले वाले, अगले वाले पार्ट में देखेंगे ना, तो उसको और ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। जो जनन स्वास्थ्य एवं तकनीकी है आपका, और उसमें सभी चीज पढ़े थे ना, तो जैसे परखनली, परखनली शिशु, ठीक, परखनली शिशु, तो परखनली शिशु यानी आईवीएफ। क्या है? आईवीएफ। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी परख नली में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आईवीएफ कहलाएगी। इसी की तकनीकी है। क्या क्या तकनीकी है? एक तो आपका ZIFT, ZIFT क्या है आपकी? इसी की तकनीकी है। दूसरा, दूसरा आपका क्या है? IUT, IUT। ठीक है, तो अगर देखो क्या है, मान के चलिए कोई भी महिला है और उसका ये जनन तंत्र है, ये जनन तंत्र है, और यहाँ पे क्या होगा आपका? ये ओवरी लिगामेंट से, ये शॉर्ट लिगामेंट रहता है यहाँ पे, ये ब्रॉड लिगामेंट रहता है ना, और यहाँ
बादाम के आकार की कुछ संरचना होती है इस तरह। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, देखो या तो फैलोपियन, अच्छा ये आईवीएफ वगैरह होती किसमें, जब कोई भी तकनीकी समस्या, मतलब कोई भी उसमें महिला में किसी न किसी प्रकार की क्या है समस्या रही होगी, या तो फैलोपियन ट्यूब ठीक नहीं है, या अंडाशय ठीक नहीं है, या गर्भाशय ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके की जो समस्याएं रहती हैं तभी तो हम करते हैं इनको। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखो ये है कि ओवेरी, यदि किसी महिला का ओवेरी खराब है, ओवेरी क्या है सही नहीं है, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगी, द्वितीय अंडाणु जो है वो क्या करेगी, उधार लेगी। ठीक है, तो डोनर मदर जो होगी वो इसको दे देगी, जो मां बनना चाहती है उसको। अगर केवल अंडाशय खराब है और फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय उसका सही है, तो वो क्या करेगी, सीधा सीधा एक गैमीट मतलब ले लेगी, जो डोनर मदर होगी वो क्या करेगी, डोनेट कर देगी, और ये क्या हो जाएगी, ये रिसेप्टर हो जाएगी। तो इसने क्या किया, किसी डोनर मदर से गैमीट ले लिया, कब, जब इसके अंडाशय खराब है, दोनों अंडाशय खराब है तो अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, लेकिन बाकी का फैलोपियन ट्यूब सही है, इसका यूट्रस भी सही है, तब ये क्या करेगी, गैमीट लेगी। ठीक है, डोनर मदर से। तो जो गैमीट लेगी, तो गैमीट को क्या करेंगे हम, गैमीट को क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, गैमीट को सीधे सीधे, तो गैमीट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट, GIFT, ऐसे करो, GIFT। और GIFT का मतलब क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी अंतःयुग्मक स्थानांतरण। ठीक है, अंतःयुग्मक डिंब वाहिनी स्थानांतरण, ऐसे बोलते हैं, अंतःयुग्मक डिंब वाहिनी स्थानांतरण, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये प्रक्रिया का वही गैमीट को ट्रांसफर कर दिया। अब गैमीट को हमने क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर क्या कहते हैं कि उसका जो हस्बैंड होगा ना, इसका जो पति होगा, उस पति से कह दिया जाएगा किसी उस निश्चित समय पर ये क्या करेगा, संभोग करेगा, और जब संभोग करेगा यहाँ पे स्पर्म आ जाएंगे, और स्पर्म आकर के सीधा क्या करेंगे, इसको निषेचित कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी। दूसरी प्रोसेस आपकी क्या है कि सपोज कीजिए कि इसमें ओवेरी भी ठीक है, ओवेरी भी ठीक है, और लेकिन क्या है कि इसकी फैलोपियन ट्यूब ठीक नहीं है। फैलोपियन ट्यूब में क्या है कि जैसे ये पक्षमावन जो है ये मूवमेंट नहीं करा रहे, भाई ये यहाँ से मूवमेंट कराएगा तभी तो यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये अंडाणु यहाँ पे तक पहुंचा है सेकेंडरी साइड, तो इसमें ये सीधे मूवमेंट करा रहे होंगे तभी पहुंचा है। हमने ये मान लिया कि अगर ये ठीक नहीं होते, ये आपके सीलिया ठीक नहीं है, और जब सीलिया ठीक नहीं है तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, परख नली में क्या करते हैं, हम करते हैं परख नली में युग्मनज का निर्माण। क्या करेंगे, एक कंडीशन तो ये रहेगी कि परख नली में युग्मनज का निर्माण कर लेंगे, यानी एक गैमीट यहाँ से इस अंडाणु से जो कलेक्ट किया उसको ले लिया। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, इसको हम ले लिया, और दोनों को मिला करके हमने क्या बना लिया, एक युग्मनज का निर्माण कर लिया, और ये युग्मनज जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और हमने इस जाइगोट को ही सीधे सीधे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन में। ठीक है, जाइगोट को हम क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या कह देंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि मान के चलो फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल बेकार, यहाँ पे हमने क्या लिया, अंडोत्सर्ग हो रहा है लेकिन, या अंडोत्सर्ग हो रहा था, ये भी मान ले, या ये मान ले कि हमने डोनर मदर से कोई भी गैमेट ले लिया, और यहाँ पे हमने बाहर निषेचन करा करके तब हमने जाइगोट ट्रांसफर किया। क्या किया, जाइगोट ट्रांसफर किया, यानी निषेचन हमने अंतः न करा करके बाह्य निषेचन करा दिया। भाई ये तो अंडा से तुम्हारा खराब ही था भाई, इससे पहली वाली जो कंडीशन बताई थी ना गिफ्ट वाली, GIFT, तो GIFT में क्या बताया था कि जो अंडा से है ये खराब था,
और किसी डोनर मदर से इसने ओवम को रिसेप्टर मतलब रिसीव किया था, उधार ले लिया, और हमने या तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे गैमीट डाल दें तो संभोग करे व्यक्ति, या फिर हम क्या करेंगे कि किसी प्रणाली में इस गैमीट को रखा और ऊपर से स्पर्म डाला और यहाँ पे जायगोट बन गया, तो जायगोट को सीधे सीधे डाल दें। ठीक है, तो जायगोट को डालना तो ये मुझे लगता है कि सफल तकनीकी है। भाई गैमीट को डाला, संभोग किया, निषेचित हो पाया नहीं हो पाया, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन ZIFT में क्या है कि फेल होने के चांसेस बेटा क्या होगा, बहुत कम हो जाएंगे, न के बराबर चांसेस होंगे। ठीक है, चलो अब आपका क्या था, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब ये क्या करेगा, जायगोट जहां बन गया, जायगोट बनने के बाद 8 दिन बाद क्या होता है, मेरुला बनता है, चूतक बन जाता है। ठीक है, तो 8 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था क्या हो जाएगी, चूतक बन जाएगी। तो 8 से 16 या 32 कोशिकीय अवस्था को हम क्या करते हैं, या तो हम सीधे सीधे मेरुला को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, या ब्लास्टुला को ट्रांसफर करते हैं ना। 8 से 16 कोशिकीय 32 कोशिकीय अवस्था तक हमें यहाँ पे इसको ट्रांसफर करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, ये जो कंडीशन है दोनों, ये है आपकी IVF यानी परखनली शिशु की। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन आपका रह गया, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अपरा क्या है, मनुष्य में इसका विकास कब होता है, अपरा के प्रकार तथा कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये देखो इसमें कोई ज्यादा विषय है नहीं, व्याख्यात्मक क्वेश्चन है। अपरा जो हम बता ही चुके हैं कि जो कोरियोनिक विलाई होती है, रोवर सेल्स जो होती हैं, वहां से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और अपरा जो है इससे क्या होगा, अपरा से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। एक तो आपका क्या कहते हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी इसी से रिलीज होता है। HPL इसी से होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स ना, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स इसी से रिलीज होता है। आपका अपरा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा व्याख्यात्मक प्रश्न है आपका, जो जैसे ही जाकर के गर्भाशय से ये मिलेगा भ्रूण, तो ये क्या करता है, कोरियोनिक विलाई का निर्माण कर लेता है। रोवर सेल्स जो होती है ना, उंगली नुमा संरचनाएं थी, वो इसके अंदर धस जाती हैं, इसकी मायोमेट्रियम से मिल जाती है ना, तो उसमें जाकर के धस जाती है, जिससे इसका रक्त का आदान प्रदान होने लगता है। तो सब व्याख्यात्मक आराम से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेटा आपका रहा मानव जनन से संबंधित। देखो इसमें इतना ही दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चित्र बनाना सीख लो। एक तो आप नर जनन तंत्र, ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। एक तो नर जनन तंत्र, इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना, नर जनन तंत्र। दूसरा आपका मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, यहीं पे प्राथमिक अगर कर देगा ना, तो प्राथमिक में अंडाशय आ जाएगा, प्राथमिक में क्या आ जाएगा, अंडाशय, और यहाँ प्राथमिक में क्या आ जाएगा, तो वृषण आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बनाना सीख ले, तो हम स्तन ग्रंथि का बनाना सीख ले, स्तन ग्रंथि। देख लेना, इनमें से कोई ना कोई एक चित्र आ जाएगा, एक चित्र जरूर आ जाएगा। परागकोश का स्फुटन, परागकोश का चित्र, ये भी देख लेना, बहुत अच्छा है ये। ठीक, चलिए सुबह कोशिश करेंगे कि आपका तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो कल करा दें सुबह। ठीक है, और नहीं होता है तो शाम को भी कराएंगे। ठीक, मिलते हैं कल नए दिन नए पार्ट के साथ। सभी को नमस्कार।